हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक में नई अपडेट्स आई हैं। प्रशांत कुमार जी ने जो कमाल का इंटरव्यू दिया है, हो सकता है कि आपने उसके बारे में सुना भी हो, लेकिन उसमें कई बातें ऐसी कही है प्रशांत जी ने जो शायद आपको समझ में ना आए। उनको डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं या फिर शॉर्ट टर्म, आपका चाहे नजरिया कुछ भी हो, अगर आप यस बैंक में पैसे लगाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि जो एमडी और सीईओ है किसी बैंक का, वो क्या सोचता है बैंक के बारे में और आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग है उन्होंने किस तरीके से की हुई है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस इंटरव्यू को जो कि उन्होंने जस्ट अभी हाल ही में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स के बारे में डिटेल दी हुई है, उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। अगर पसंद आए तो जरूर ज्वाइन भी कीजिए। दोस्तों, इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद में चलिए वापस चलते हैं वीडियो के ऊपर। और देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इस इंटरव्यू के ऊपर जो कि प्रशांत कुमार जी ने दिया हुआ है। डीएच एक्सक्लूसिव है ये पूरी की पूरी, जो आप इंटरव्यू बोल सकते हैं। इन्होंने दोस्तों ये इंटरव्यू कंडक्ट किया था। क्या इस इंटरव्यू निकल कर आया, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों इनसे पूछा गया कि एक साल पहले जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, और आज के दिन जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसमें आपको क्या चेंजेस नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है। ऐसा इनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों, प्रशांत कुमार जी ने जो है डिटेल में चीज को बताया कि एक साल पहले जो है बहुत से टाइप के जो है सीरियस इश्यूज थे। मेनली उन्होंने 4 टाइप के इश्यूज बताए। पहला तो ये इशू बताया दोस्तों उन्होंने कि पहले गवर्नेंस साइड का बहुत ज्यादा इशू था। दूसरा, द बैंक वाज नॉट एबल टू रेज कैपिटल। बिल्कुल सही बात है कि कैपिटल रेज करने में बिल्कुल भी उस टाइम पर बैंक सक्षम नहीं थी। उसके बाद देयर वाज अ डिपॉजिट आउटफ्लो। हर बंदा, हर एक इंसान यहाँ से जो है जितना भी डिपॉजिट था वो पैसा निकालना चाह रहा था, इसीलिए लिमिट भी लगाई गई थी कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं यस बैंक में, अगर आपको याद हो तो। और जब ये सब चल रहा था, इन दिस बैकड्रॉप व्हेन द बैंक वाज अबाउट टू क्लोज डाउन, हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट यस बैंक जो है एक क्लोजिंग की कगार में आ चुका था। अब समझ के चलिए कि 5th नंबर का, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक जो कि 5th नंबर पर आता है, और वो क्लोजिंग की कगार में था। और उस टाइम पर प्रशांत कुमार जी ने ज्वाइन किया था और उनको जो है इन सभी चीजों के साथ में डील करना पड़ा था। और साथ ही में जितने भी एम्प्लॉइज थे उन सभी को भी संभालना था, उनका कॉन्फिडेंस को लेकर वापस आना था, क्योंकि उनके मन में भी ये सवाल था कि कहीं ना कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, और साथ ही में उनसे काम भी करवाना था। इतनी बड़ी एक सिचुएशन चल रही थी, उसके साथ साथ एम्प्लॉइज को भी संभालना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अरेस्ट हुए थे उनमें अगर किसी का नाम है तो वो उनके एम्प्लॉइज ही थे। क्योंकि आप समझते हैं ना कि अगर आप एक कंज्यूमर, एक यूजर हैं, तो आप उनके एम्प्लॉइज से ही क्वेश्चन करेंगे कि बैंक बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या होगा, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, और उनको खुद तो क्लैरिटी नहीं है कि आखिर होने क्या वाला है। तो इन सभी सिचुएशन को दोस्तों उन्होंने उस टाइम पर बहुत ही अच्छे से संभाला था। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे चलें तो इसके बाद दोस्तों उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वर योर बिगेस्ट चैलेंज इन द लास्ट 1 ईयर। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था ये जो साल गया। तो सबसे पहले दोस्तों उन्होंने ये कहा कि 1 वाज टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर। ऑब्वियसली बात है, जितने भी कस्टमर थे उनके, वो सब के सब यहाँ से जाना चाहते थे, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आना एक सबसे बड़ा चैलेंज था, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया इस चीज को। एंड द सेकेंड वाज टू मोटिवेट आवर ओन एम्प्लॉइज, क्योंकि जब तक एम्प्लॉइज में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो सामने जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसमें कैसे वो कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो पहले उनको एम्प्लॉय के अंदर उस मोटिवेशन को लाना पड़ा, और जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया तो सामने जो कंज्यूमर था वहां पर भी कॉन्फिडेंस दिखना चालू हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन एम्प्लॉय वर नॉट एबल बिलीविंग, इवन एम्प्लॉइज वर नॉट बिलीविंग दैट वी वुड बी एबल टू इंक्रीज आर डिपॉजिट बेस सो फास्ट। जिस तरीके से दोस्तों इन्होंने अपने डिपॉजिट बेस को इंक्रीज किया है लास्ट 1 ईयर में, इनके एम्प्लॉइज को भरोसा नहीं था कि वो इस गति से, इस तेजी से अपने डिपॉजिट बेस को बढ़ा पाएंगे, लेकिन यस, ये पॉसिबल जरूर हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे चलें, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाई वाज द प्रमोटर ग्रुप रिमूव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डिंग। अभी इनसे ये पूछा गया कि जितने भी प्रमोटर्स थे उनको शेयर होल्डिंग से क्यों रिमूव किया गया। तो बड़ा ही स्ट्रेट सा उन्होंने आंसर दिया इस चीज का। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने कुछ ऐसे दिया कि व्हेन वी वर रेजिंग कैपिटल, जब हम कैपिटल रेज करना चाहते हैं, वी नीडेड टू हैव, तो हमें प्रमोटर की जो है सहमति की जरूरत होती है, राइट। और अगर आप राणा कपूर को देखेंगे तो वो एक प्रमोटर थे ऑन पेपर, लेकिन केवल और केवल 900 शेयर ही थे उनके पास में। तो आप बताइए, जब एक बंदे के पास 900 शेयर हैं तो वो किस तरीके से एक प्रमोटर की सहमति, एक प्रमोटर की पोजीशन पे हो सकता है, एंड वो किस तरीके से सब डिसीजन में सहमति ले सकता है। तो उनकी सहमति जो है कोई भी सेंस नहीं रखती थी, राइट। और वैसे ही वो प्रमोटर थे ही नहीं। जब उन्होंने अपने शेयर्स को सेल कर दिया है तो वो तो प्रमोटर रहे नहीं,
और इसीलिए उन्होंने ये रिक्लासिफिकेशन किया। जिनके पास भी शेयर नहीं है उनको आप कह सकते हैं कि प्रमोटर के ग्रुप से उनको रिमूव किया गया। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इनसे पूछा गया कि क्या राणा कपूर जी जो हैं उनकी लेगेसी, मतलब आप कह सकते हैं कि इतने सालों तक उन्होंने यस बैंक के एज सीईओ काम किया, जाहिर सी बात है उनके साथ बहुत से लोगों ने काम किया होगा, राइट? तो क्या उस चीज का आपको प्रॉब्लम उठाना पड़ा? ऑब्वियस सी बात है ना, एक नया सीईओ आएगा और उन सभी लोगों के साथ में काम करेगा जो कि पहले एक ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे थे जो कि फ्रॉड निकल चुका है, बट यस वो सारे एम्प्लॉयज तो अभी भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे क्या इस चीज के लिए आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ी? तो इन्होंने बड़ा ही सटीक आंसर दिया इस चीज का। द मैनेजमेंट रोल इज दैट दे आर द एम्प्लॉयज, राइट? बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट जो होता है वो एक एम्प्लॉय होता है, राइट? और अगर हम बात करें राणा कपूर की तो वो एक प्रमोटर थे और साथ ही में एक एमडी सीईओ भी थे। और ये एक बहुत ही मुश्किल होता है एक ऐसे इंसान को अपोज करना। अगर वो कोई गलत डिसीजन भी ले रहा है तो भी उसको अपोज करना, उसके खिलाफ कुछ बोलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक ऐसे इंसान के खिलाफ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये सच है कि ऐसे इंसान के खिलाफ बोलना बहुत ही मुश्किल होता है। इनडायरेक्टली उन्होंने सारी बातें कह दी कि यस, राणा कपूर के खिलाफ एक ऐसी बड़ी शख्सियत के खिलाफ बोलना उस टाइम पर जबकि वो प्रमोटर भी थे, सीईओ भी थे, एमडी भी थे, उनके खिलाफ बोलना बहुत ही डिफिकल्ट था, उनको अपोज करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन साथ ही में दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं कोई प्रमोटर नहीं हूं, मैं केवल एमडी सीईओ हूं। सो यस, अगर मेरे साथ कुछ गलती होती है या फिर मेरा काम कुछ गलत होता है तो डेफिनेटली मैं एक एम्प्लॉय हूं और मेरे खिलाफ लोग बोल सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो उनसे ये पूछा गया कि जो लास्ट ईयर गया है जहां पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उससे उस साल को क्या इससे बेटर हैंडल किया जा सकता था? तो इस चीज का आंसर उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस में दिया है कि यस, एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। बहुत से लोगों ने अपने काम को प्रॉपरली नहीं किया, अगर वो करते थे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। सो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन थी उसको अच्छे से कई लोगों के द्वारा हैंडल नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों जो मेन क्वेश्चन से पूछा गया, जो कि शायद आप सभी लोग सुनना चाहते हैं, कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उनके पास काफी ज्यादा होल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, उन सभी को आप क्या कहना चाहते हैं और वो किस तरीके से अपने जो भी उनकी नर्वसनेस है उसको काम कर सकते हैं, उनको वो कैसे अपने आप को समझा सकते हैं? और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कंटिन्यूसली मुझसे भी पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, इतनी ज्यादा होल्डिंग्स है, इतने ज्यादा प्राइस पर है। तो उन सभी के लिए डेफिनेटली प्रशांत कुमार जी ने जो कहा है एकदम सटीक चीज कही है, और वो ये कि जितने भी लोग हैं उन सभी के अंदर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस होना चाहिए। जिस तरह के कंडीशन से और फेस से हमारा बैंक गया है, उसके बाद कोविड-19 का असर भी यहाँ पर दिखाई दिया। यस बैंक बंद होने की कगार में था, उससे बाहर निकला है, ऊपर से कोविड-19 की जो मार पड़ी है वहां से भी अभी यस बैंक को उभर कर निकल के आया है, और लास्ट 3 क्वार्टर में बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट जो उनकी ग्रोथ हुई है। तो इस चीज से उन्हें समझना चाहिए कि अगर वो पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली उनको निराशा नहीं होगी। इस चीज को उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से दोस्तों कहा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सभी को ये मैसेज है कि अगर आप पेशेंस रखते हैं तो जिस तरीके से अभी क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर एक ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, उनको डेफिनेटली निराशा नहीं होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उनके प्रॉफिट्स होंगे, जो उनकी लॉस दिखाई दे रहे होंगे, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए नजर भी आएंगे। इन सिंपल लैंग्वेज दोस्तों आपको पेशेंस रखना है, धीरज रखना है। कब तक? जब तक ये कंडीशन पूरी की पूरी ठीक नहीं हो जाती। दोस्तों लास्ट में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जितने भी बैड लोन्स हैं उनको भी फ्रीज किया हुआ है, राइट? अगर ये वर्डिक्ट जो है वो चेंज होती है फिर आप क्या करेंगे? ये उनका बहुत ही सटीक क्वेश्चन था, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी बैड लोन्स हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज किया हुआ है। हम सभी जानते हैं इस चीज के बारे में। तो दोस्तों इस चीज का आंसर उन्होंने दिया, देयर इज नो क्लैरिटी, वी रियली डोंट नो व्हाट वुड बी द वर्डिक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल वो नहीं जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देने वाली। इफ वी आर आस्क्ड टू क्लासिफाई दोज असेट एज नॉन परफॉर्मिंग वी विल रिवर्स द एक्यूरेटेड इंटरेस्ट। तो जितना भी इंटरेस्ट है दोस्तों उसको उलट दिया जाएगा। सो यहाँ पर सबका सब जो निर्भर करता है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि अभी वो क्या वर्डिक्ट देते हैं आने वाले टाइम पर। उसके हिसाब से हमें समझ में आने वाला है कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट होने वाले हैं उस चीज का असल में क्या होने वाला है। अभी के डेट में अगर उसके बारे में हम बात करेंगे तो बहुत ही जल्दबाजी होगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में निर्देश देगा डेफिनेटली हम इसके बारे में डिटेल में दोस्तों बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो क्लियर है वो ये, जो कि इनकी स्टेटमेंट पर नजर आता है, जो कि उन्होंने सभी रिटेल इन्वेस्टर को कहा है कि बी पेशेंस।
आपसे कई बार कहा गया है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने बहुत ऊपर लेवल से बाइंग की है या फिर हो सकता है कि वो भी बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना होगा। उसके बाद ही यहाँ पर आपको कुछ अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है। जल्दबाजी करेंगे तो बिल्कुल भी यहाँ पर दोस्तों आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। बाकी दोस्तों आपका क्या सोचना है इस कंप्लीट इंटरव्यू के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।